जेडीयू जैसी पार्टी से टिकट मिल जाए मनोरमा देवी को इतने इतने गंभीर आरोपों के बाद, ये थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन उपचुनाव किस तरह से साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड के लिए। जेडीयू अपनी एक सिटिंग सीट गंवा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में, रुपौली की सीट गंवा चुकी है। तो जेडीयू को हर हाल में जीत चाहिए। आरजेडी को अपनी सीट बचानी है क्योंकि सिटिंग सीट आरजेडी की है, सुरेंद्र यादव वहां से विधायक थे, और प्रशांत किशोर को अपना खाता खोलना है। तो यहाँ हर पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल है, नहीं है। चर्चा थी कि उदय नारायण चौधरी जो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने मना किया या आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। राजेश मांझी को टिकट मिला है, चर्चित उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए ये सीट बचाना चुनौती है। और यहाँ भी फिर वही फैक्टर काम कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, विरासत कोई बचा पा रहा है तो 2 सीटों पर बिल्कुल तय माना जा रहा है कि 2 सीटें बहुत मुश्किल नहीं है। सिंह जगदानंद सिंह के परछाई के घेरे में हैं। उसके अजीत सिंह एक समय में नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने चले गए थे, जेडीयू का उन्होंने दामन थाम लिया था। जब सुधाकर सिंह को लगा कि अब ये सांसद बन जाएंगे, तब उनको लगा कि नहीं, अब यही मौका है सही अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। उस वक्त वो अपने पिता का भी विरोध कर रहे थे, उस वक्त वो राजद का भी विरोध कर रहे थे। तो क्या ये जनता समझ पाएगी वहां पर? नहीं, मुझे लगता है कि अजीत सिंह के लिए लड़ाई आसान है। जनता समझ पाएगी, कितनी समझ पाएगी, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अजीत सिंह की राह में बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है। वहां सुधाकर सिंह मजबूत फैक्टर हैं। तो जो उम्मीदवार कमजोर उम्मीदवार है वहां पर, जी, सुधाकर सिंह मजबूत फैक्टर हैं। अगर अजीत सिंह की उम्मीदवारी कमजोर भी है या अजीत सिंह की स्वीकारता वोटरों में कम भी है, तो वहां सुधाकर सिंह के नाम पर आरजेडी ये सीट निकाल ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उपचुनाव ये दिखा रहा है कि इसमें किसी तरीके से परिवार की इज्जत बचानी है। कई सीटों पर उम्मीदवार ऐसे उतारे गए हैं जो परिवार की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, राजनीतिक विरासत, अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को बचा रहे हैं। कोई पिता की राजनीतिक विरासत को, तो कोई पिता के बाद भाई की राजनीतिक विरासत को, तो कोई अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को बचाने में लगा हुआ है। और अब इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा मौजूद है और चर्चा इस बात की होगी कि ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है कि पार्टी से ज्यादा परिवार की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। विरासत की सियासत है ये उपचुनाव को, आप ऐसे कह सकते हैं कि विरासत की सियासत है। और देखिए शशांक, आपको भी मालूम था और हमको भी मालूम था कि इन 4 सीटों पर उम्मीदवार जो होंगे वो कौन उम्मीदवार होंगे। ज्यादातर उम्मीदवारों के बारे में हमको और आपको पता था। पारिवारिक विरासत सौंपी जानी है और परिवार के लोगों को ही टिकट मिलना था। इसमें कोई पीछे नहीं है, इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है और इसमें जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी भी पीछे नहीं है। जेडीयू ने मनोरमा देवी को टिकट दिया है, हालांकि उस पर भी अलग विवाद है, वो कहानी अलग है। तो विरासत की जंग है ये उपचुनाव, ये सियासत का सेमीफाइनल है, विरासत का सेमीफाइनल है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। विरासत की जंग चल रही है। अब जो टिकट दिए गए हैं, जीतन राम मांझी ने इमामगंज से अपनी बहू को उम्मीदवार बनाया है और सुनील पांडे के बेटे को टिकट मिला है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने तरारी से। रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट मिला है, छोटे बेटे को टिकट मिला है। रामगढ़ से बेलागंज से आपको सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट मिला है। अब सवाल देखिए ये है कि ठीक है, आप इस पर अलग से बहस हो सकती है, ये सही है गलत है। अगर गलत है तो सबके लिए है, सही है तो सबके लिए सही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे के बेटे को टिकट दे रही है तो तेजस्वी यादव और आरजेडी का परिवारवाद कैसे खराब हो जाता है। जाहिर है बीजेपी भी परिवार के लोगों को टिकट दे रही है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने कभी पूरी लिस्ट गिना दी थी कि बीजेपी के कौन कौन लोग परिवार के लोग राजनीति में, पूरे एनडीए की लिस्ट गिना दी थी। लेकिन सवाल यह है कि सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट मिला है, जीतन राम मांझी की बहू को टिकट मिला है, जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट मिला है, सुनील पांडे के बेटे को टिकट मिला है। कौन अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचा रहा है? जीतन राम मांझी की बहू क्या अपने ससुर की राजनीतिक विरासत बचा पाएंगी? और जगदानंद सिंह की राजनीतिक विरासत अजीत सिंह बचा पाएंगे? यहाँ सिर्फ पिता की राजनीतिक विरासत का सवाल नहीं है, यहाँ भाई की राजनीतिक विरासत का भी सवाल है। सुधाकर सिंह
फेस हैं और सुधाकर सिंह की भी राजनीतिक विरासत अजीत सिंह को संभालनी है। सुधाकर सिंह वहां से चुनाव जीतते रहे थे, तो जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की राजनीतिक विरासत क्या बचा पाएंगे अजीत सिंह, ये सवाल है। और सुनील पांडे क्या सुनील पांडे के जो बेटे हैं, क्या अपने पिता सुनील पांडे की राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगे? तो कौन बचा पा रहा है, जाहिर है इसका आकलन जरूरी होता है। देखिए, बेलागंज का मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। वहां यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है और बीच में प्रशांत किशोर का उनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो जाहिर तौर पर यह समीकरण थोड़ा आसान नहीं है आरजेडी के लिए। ये वाई पर एम को भारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ आसान नहीं है। देखिए, मनोरमा देवी के नाम का ऐलान होना थोड़ा हैरानी भरा तो है। मनोरमा देवी पर एनआईए की रेड हुई, उनके घर में एनआईए की रेड हुई, उनके पति पर आरोप लगे कि नक्सलियों के साथ कनेक्शन है, बहुत सारी उनके बेटे जी हत्या के जी। और जेडीयू जैसी पार्टी से टिकट मिल जाए मनोरमा देवी को इतने गंभीर आरोपों के बाद, ये थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन उपचुनाव किस तरह से, साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड के लिए। जेडीयू अपनी एक सिटिंग सीट गंवा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में, रुपौली की सीट गंवा चुकी है। तो जेडीयू को हर हाल में जीत चाहिए। आरजेडी को अपनी सीट बचानी है क्योंकि सिटिंग सीट आरजेडी की है, सुरेंद्र यादव वहां से विधायक थे, और प्रशांत किशोर को अपना खाता खोलना है। तो यहाँ हर पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल है। देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचा पाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा संदेह लगता है। सुरेंद्र यादव जो बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, उस इलाके में मजबूत माने जाते हैं, ये बहुत शुरुआती आकलन हो सकता है, मेरी बात गलत साबित हो सकती है। मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी का पलड़ा थोड़ा सा कम भारी है। कांटे की लड़ाई होनी है, कांटे की लड़ाई में ही जीत हार का फैसला होगा। जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की लड़ाई होनी है। अब यहाँ ये फैक्टर भी काम कर रहा है, या कई दूसरी सीटों पर भी ये फैक्टर काम कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे भी जीत हार तय होना है। अब जीतन राम मांझी की बहू, जीतन राम मांझी के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं है। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी के लिए आसान नहीं है। हालांकि आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया है वो बहुत चर्चित चेहरे नहीं है। चर्चा थी कि उदय नारायण चौधरी जो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने मना किया या आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। राजेश मांझी को टिकट मिला है, चर्चित उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए ये सीट बचाना चुनौती है। और यहाँ भी फिर वही फैक्टर काम कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, विरासत कोई बचा पा रहा है तो 2 सीटों पर बिल्कुल तय माना जा रहा है कि 2 सीटें बहुत मुश्किल नहीं है। कौन-कौन तरारी सीट सुनील पांडे के लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा मामला चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से एसके सिंह लड़ाई से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार लड़ाई से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको लेकर ये खबर है कि भाई उनकी उम्मीदवारी नहीं हो सकती, उम्मीदवारी के वो योग्य नहीं है, तमाम तरह की पेचीदगी है। वो मामला थोड़ा ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मैदान साफ है। और आरजेडी के लिए रामगढ़ की सीट थोड़ी आसान नजर आ रही है। और आरजेडी के लिए सुधाकर सिंह का फेस वहां फैक्टर है, आरजेडी के लिए सुधाकर सिंह का जलवा वहां फैक्टर है, और सुधाकर सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, लेकिन सुधाकर सिंह के नाम पर काम पर, और सुधाकर सिंह नीतीश विरोध की मुखर आवाज माने जाते हैं। बिहार में एक सशक्त नेता के तौर पर सुधाकर सिंह ने खुद को स्थापित किया है। जगदानंद सिंह की परछाई से वो बाहर निकले हैं। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के परछाई के घेरे में हैं। अजीत सिंह एक समय में नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने चले गए थे, जेडीयू का उन्होंने दामन थाम लिया था। जब सुधाकर सिंह को लगा कि अब ये सांसद बन जाएंगे, तब उनको लगा कि नहीं, अब यही मौका है सही अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। उस वक्त वो अपने पिता का भी विरोध कर रहे थे, उस वक्त वो राजद का भी विरोध कर रहे थे। तो क्या ये जनता समझ पाएगी वहां पर? नहीं, मुझे लगता है कि अजीत सिंह के लिए लड़ाई आसान है, जनता समझ पाएगी, कितनी समझ पाएगी, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अजीत सिंह की राह में बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है, वहां सुधाकर सिंह मजबूत फैक्टर हैं। तो जो उम्मीदवार कमजोर उम्मीदवार है वहां पर, जी, सुधाकर सिंह मजबूत फैक्टर हैं। अगर अजीत सिंह की उम्मीदवारी कमजोर भी है या अजीत सिंह
की स्वीकार्यता वोटरों में कम भी है, तो वहां सुधाकर सिंह के नाम पर आरजेडी ये सीट निकाल ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए, तो देखिए 4 सीटों में 2 सीटें जो है वो आसानी से निकलेगी, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए कुछ सीटों पर अपने आप को उन्होंने ढीला किया कि चलो ये सीट जाने देते हैं, कोई नहीं ऐसे भी नहीं आने वाला है, तो इस पर मेहनत करने से कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट ही लड़ रही है, 4 सीटों में से 2 सीट लड़ रही है। 2 सीटों में दोनों पर मजबूत है, मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं आपको रामगढ़ की बात बता देता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है उपचुनाव में आरजेडी ने, माफ कीजिएगा बीजेपी ने, तो वो आरजेडी से महज 2500 वोटों से हारे थे, सुधाकर सिंह से महज 2500 वोटों से हारे थे। तो जाहिर है जो इतने कम अंतर से विधानसभा चुनाव हारेगा उसकी दावेदारी तो विधानसभा उपचुनाव में मजबूत होगी। बीजेपी को ये उम्मीद रही होगी कि भाई सुधाकर सिंह बहुत कम वोटों से जीतते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। हाँ, तो अशोक सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रामगढ़ से और बहुत कम वोटों से हार गए थे, तो बीजेपी को ये उम्मीद रही होगी कि भाई जीत हार का अंतर बहुत कम था, तो हो सकता है ये सीट इस बार अशोक सिंह निकाल ले जाएं। और दूसरी तरफ सुनील पांडे, आप जानते हैं प्रभावशाली नेता है उस इलाके के, वोटरों में भी उनकी स्वीकार्यता है। ये बात अलग है कि बाहुबली छवि है, 15,000 वोटों से ये था, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, अच्छे खासे वोट उन्होंने लाए थे, उनका गढ़ माना जाता है वो विधानसभा सीट। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने चुन के कैंडिडेट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव रहा है, मिजाज रहा है, उसकी जो कार्यशैली है, मैं कहूंगा उससे अलग जाकर बीजेपी ने कैंडिडेट का इलेक्शन किया है। बाहुबलियों पर बहुत ज्यादा प्रेम भारतीय जनता पार्टी नहीं लुटाती, आमतौर पर यह होता है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन भी, गठबंधन धर्म को भी तोड़ा सुनील पांडे को साधने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए और तरारी विधानसभा सीट अपने पाले में करने के लिए। सुनील पांडे तो बीजेपी के सहयोगी दल पशुपति पारस की पार्टी के नेता थे और पशुपति पारस वहां से दूल्हा भी तैयार कर चुके थे। कह रहे थे भाई आपने हमको लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी, देखिए हमारे पास मजबूत पहलवान है, दे दीजिए हमको ये सीट। पहलवान को ही बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, तो जाहिर है तो गठबंधन धर्म बीजेपी ने तोड़ा। तो हर तरह के तिकड़म बीजेपी ने किए हैं, और जो बीजेपी बाहुबलियों को बहुत तरजीह नहीं देती थी, इस बार तरजीह दी है और सुनील पांडे को बहुत भाव मिला है, उनके बेटे को टिकट मिला है। जी चलिए, तो देखिए टिकट मिल गया है और 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, और इस उपचुनाव में पार्टी की लाज बचाने से पहले परिवार की लाज बचानी बहुत जरूरी है। जीतन राम मांझी की लाज बचानी हो, चाहे जगदानंद सिंह की लाज बचानी हो, चाहे सुनील पांडे की लाज बचानी हो, या फिर सुरेंद्र यादव की लाज बचानी हो, सबकी लाज जो है उनके बेटे और बहुओं के हाथ में है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे धाह न्यूज।